हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? मैं आपका दोस्त सौरभ। आज फिर हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने करीब 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चनों को किया था। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ज़्यादा इधर-उधर की नहीं बतियाते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा की किसकी प्यारे बच्चों पूछ रहा है? पेन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। कह रहा है भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ से कट कट हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देंगे। ये इकाई लिखा है आपका, क्या लिखा है प्यारे बच्चों? इकाई लिखा है, इकाई लिखा है। आई बात समझ में? कह रहे हैं भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है प्यारे बच्चों। ठीक, तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई जब आपसे कभी पूछे ना प्यारे बच्चों, तो पहले ध्यान दीजिए, जो भाषा होती है ना, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले जाने की भाषा होती क्या है प्यारे बच्चों? भाषा का प्रकार जानने से पहले हम जानेंगे कि भाषा होती क्या है। ठीक, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन या माध्यम है। ठीक, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। जैसे मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, अर्थात आप मेरे विचारों को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमारे और आपके बीच क्या हो रहा है? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जो भाषा होती है ना, भाषा की परिभाषा अगर कोई ऐसे पूछे भाषा होती कैसे, सबसे पहले जानिए कि भाषा क्या होती है। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने भावों एवं विचारों का क्या करता हो? आदान प्रदान करता हो, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आई बात समझ में? भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना, भावों एवं विचारों, एक मिनट, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? भाषा कहलाता है। ठीक, भावों एवं विचारों का, किसका? भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आई बात समझ में? आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक, और लेकिन जो हमारी ये जो भाषा होती है ना, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा जो हमारी होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? एक होती है मौखिक भाषा, ठीक? एक मौखिक भाषा, ठीक? और एक होती है हमारी लिखित भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरी हमारी जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। ठीक, अर्थात हम इस समय लिख रहे हैं तो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जब बोल रहे हैं तो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मौखिक भाषा का। ठीक, और एक होती है हमारी सांकेतिक भाषा। इन तीनों भाषाओं को समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले इन तीनों भाषाओं को समझिए। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको बताया था ना कि बहुत आराम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। आई बात समझ में? करें भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई आपका क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या बता रहा है कि जो भाषा होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? अर्थात मैं बोल रहा हूँ, ठीक, जब बोलना और सुनना किसके अंतर्गत आता है? ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? और मैं लिखा यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, ये किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ठीक, और सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब किसी से आप इशारों से बात करते हैं। अरे अपने उस वाले से कैसे बात करते हैं? क्लास में कैसे बात करते हैं? सर जी आ गए। ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा। आई बात समझ में? है, जब अपने भाव मुद्दा आप किससे बात करते हैं? संकेत बात करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। बात समझ में? लेकिन हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? तो मौखिक भाषा। जो सबसे पहले कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। उसी के आधार पर हम करेंगे कि भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है प्यारे बच्चों? ध्वनि होती है। कितने लोग दिमाग में चल रहा होगा कि सर वर्ड होती है? भाई वर्ड तब होगी जब वो पूछता क्वेश्चन में कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण लिखित इकाई। अगर वर्ड आपकी कब होती? जब वो पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण
ठीक, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण लिखित इकाई, तब आप क्या करते, तब वहां आप वर्ड करते। लेकिन यहाँ उन्होंने हमसे क्या पूछा है, पूछा कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है प्यारे बच्चों, आप क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं रहता तो आप क्या कहते, वर्ड कहते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, स वाला। आई बात समझ में, ठीक। तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, करें भाषा प्रारंभ होती है। अब इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। करें भाषा प्रारंभ होती है, प्रारंभ मतलब शुरू होना होता है, प्रारंभ का अर्थ क्या होता है, शुरू होना होता है, ठीक। तो भाषा कैसे प्रारंभ होती है, कहां से प्रारंभ होती है, कह रहे हैं भाषा शब्द से प्रारंभ होती है, वर्ण से प्रारंभ होती है, ध्वनि से होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब आप ये जान गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी ध्वनि है, तो भाषा हमारी कहां से प्रारंभ या शुरू होगी, ध्वनि से ही होगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बा वाला। भाषा कहां से प्रारंभ होती है, ध्वनि से प्रारंभ होती है। आई बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, करें भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। अभिव्यक्ति का हम लोग समझते हैं, अर्थात जब हम अपने भाषा को किसी के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रकट करते हैं, दूसरे के सामने कुछ कहकर उससे बोलकर बतियाते हैं, समझाते हैं, तो ये क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है, ठीक। और भाषा आप जानेंगे कि भाषा क्या होती है, कि अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। आई बात समझ में। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन है, कह रहे हैं बोलकर और सुनकर। बिल्कुल भाई, हम बोलते हैं और उसके बाद आप कुछ कहते हैं तो सुनते हैं, या फिर मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, यानी बोलना और सुनना क्या होता है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। कह रहे हैं लिख कर और पढ़कर। जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और पढ़ भी, आप उसे क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, यानी मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ और आप सुन भी रहे हैं, यानी तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या हो जाएंगे, बोलकर और सुनकर भी हो जाएगा और लिखकर और पढ़कर भी हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ और बा दोनों, हमारे दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आई बात समझे। भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। आई बात समझ में। इसी के आधार पर एक तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपके डीएलएड में नहीं होता, जिसे आप कहते हैं शुभोपाली। क्या कहते हैं, शुभोपाली, यानी शुभोपाली, यानी शुभोपाली का क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ शुभोपाली क्या होता है। यही तो भाषा का फार्मूला होता है, शुभोपाली। क्या होता है, शुभोपाली। ध्यान से देखिएगा शुभोपाली क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। शुभोपाली पहले समझ लीजिए, अभी आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। शुभोपाली, शुभोपाली, शुभोपाली। सु से मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, सुनना। सु से क्या हो गया, सुनना, ठीक। सु से सुनना हो गया, ठीक। बो से बोलना हो गया, बो से क्या हो गया, बोलना हो गया, बो से क्या हो गया प्यारे बच्चों, बोलना हो गया। सु से सुनना और बो से बोलना, और हमारा क्या बचा प्यारे बच्चों, पा बचा, यानी पा से क्या हो गया, पा से पढ़ना, पा से पढ़ना हो गया, ठीक। सुनना, बोलना, पढ़ना, और ली बचा, यानी ली से क्या हो गया लास्ट में आपका, लिखना। यही हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। आई बात समझे प्यारे बच्चों, हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आई बात समझ में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारा क्या हो गया, ली से लिखना, शुभोपाली, ली से लिखना। आई बात समझ में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब ये बताइए कोई भी ऑप्शन ऐसा ना जिसमें नहीं है। देखिए इसमें पहले बोलना भी है, इसमें क्या है, बोलना, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसमें बोलना भी दिया है, क्या दिया है, बोलना और सुनना। बोलना भी मिल गया, देखिए सुनना भी मिल गया, ठीक। और यहाँ लिखना दिया तो लिखना भी हो गया और पढ़ना भी हो गया। तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या हो गए, भाषा अभिव्यक्ति के साधन हो गए क्या, आ और बा दोनों। आई बात समझ में, अच्छे से समझिएगा, आराम से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बार बार कहता हूं, ध्यान से समझिए, चीजों को एक ही बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब आपसे कोई पूछे भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या है, तो क्या कहेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये फार्मूला याद रखिएगा, शुभोपाली। आई बात समझ में, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं वर्ण बा का उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों। कल ही मैं आपको जब पढ़ा रहा था, उस दिन वीडियो में मैं आपको समझाया था, पूरे का से लेकर मां तक जो व्यंजन होते हैं, कौन से प्यारे बच्चों, ये पूछ रहे हैं वर्ण बा का उच्चारण स्थान। मैं आपको लिखवाया था कि का से लेकर मां तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और का वर्ग से लेकर, ठीक, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक मैं आपको लिखवाया था, और एक एक का वो भी लिखवाया था कि का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक। हमसे किससे पूछा है, बा का उच्चारण स्थान क्या पूछा है प्यारे बच्चों ना। तो बा का जो उच्चारण स्थान होता है ना, आप कहिए पा, फा, बा, भा, मा, कर ना, पा, फा,
बा, भा, मा, पा, पा करेंगे नहीं करें? तो पा का जब आप पा का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मुंह से क्या हो रहा है? आपके दोनों जो होठों के जो ओष्ठ के जो पट हैं दोनों आपस में सट रहे हैं। तो बा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। बा का ही नहीं प्यारे बच्चों, पूरे पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? पा वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? पा, फा, बा, भा, मा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। आई बात समझ में? तो पा का उच्चारण स्थान ना पूछ के अगर बा का भी पूछता, भा का भी पूछता और माँ का भी पूछता तो क्या बताते कि बा का उच्चारण स्थान क्या हो गया प्यारे बच्चों? ओष्ठ हो गया। अच्छा बताइए, अगर बा का उच्चारण स्थान बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया तो कंठ किसका उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों? जो का वर्ग होता है ना, का वर्ग किसमें आते हैं? इसका उच्चारण किससे करते हैं? कंठ से करते हैं। ठीक, अब पूछे तो कंठ का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे करते हैं? कंठ से करते हैं। तो तालव्य किसका उच्चारण स्थान होता है प्यारे बच्चों? चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे करते हैं? तालु से करते हैं, तालव्य से करते हैं। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आई बात समझ में? मुझे आशा करता हूं कि आपको वर्ण बा का उच्चारण स्थान के साथ साथ पा, फा, बा, भा, मा और इसके साथ साथ चा वर्ग और का वर्ग सबका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, करण निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। नहीं है तो भैया 2 बार नहीं 3 बार अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि यही आप क्वेश्चन में गलती हो जाती, बार बार कहते हैं नहीं है, तो पूरा ध्यान दीजिए। करण निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? सबसे पहले जानिए अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं हम? अर्थात जो आपके अंदर स्थित हो, बोलने में ऐसा लगे ये व्यंजन हमारे एकदम अंदर क्या है, बैठे हुए हैं, अंदर स्थित, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हम आपको अंतस्थ व्यंजन की संख्या उस दिन प्यारे बच्चों बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? या, रा, ला और वा। इन्हीं चारों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आई बात समझ में? तो इनमें से देखिए अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा है। देखिए या आपका अंतस्थ व्यंजन है, वहां देखिए रा भी आपका अंतस्थ व्यंजन है प्यारे बच्चों और ला भी अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन जो माँ है ना ये आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आई बात समझ में? तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? माँ वाला। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? बात समझ में आई कि उनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो माँ वाला हमारा जो है ना ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन बस 4 हैं, या, रा, ला और वाह। आई बात समझ में? करें वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी, यहाँ देखिए कट गया है क्वेश्चन, यानी यहाँ क्या लिखा है? स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कर रहे हैं? वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, अगर सिर्फ स्पर्श कहता तो हम क्या कहते कि का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं हम? का से लेकर माँ तक के व्यंजनों को ही क्या कहते हैं? का वर्ग से लेकर माँ तक के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को तो भाई क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम आपको बताए थे कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये आपको समझाए थे ना, लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि का वर्ग होकर है स्पर्श संघर्षी, यानी जब आप उसका उच्चारण करें तो आपके मुंह के अंदर के भागों को स्पर्श भी करे और उसे बोलने में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़े, थोड़ा तकलीफ के साथ निकले, यानी संघर्षिक मतलब संघर्ष के साथ उसका उच्चारण करना पड़े। आई बात समझ में? तो वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है? पूरे वर्ग को कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। पूछ रहा हमसे वर्णमाला में किसे, क्या हम कावर को कहते हैं या फिर टावर को कहते हैं या फिर चावर को कहते हैं या फिर पावर को कहते हैं? ठीक, तो किसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है प्यारे बच्चों? ठीक, स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, स्पर्श संघर्षी जो आपका चा वर्ग होता है ना इसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, चा वर्ग को क्या कहते हैं हम? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ठीक, चा वर्ग की बात करते हैं, चा वर्ग में आपका क्या क्या आ जाएगा? देखिए चा, छा, जा, झा और इया। हम क्या बताए थे? प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? 5। और कितने वर्ग होते हैं? 5। तो 5वां 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। देखिए 1 2 3 4 5। तो हमारे जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ठीक, तो चा, छा, जा, झा और इया जो होता है ना ये स्पर्श संघर्षी होता है। जो चा वर्ग होता है इसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? श वाला। आई बात समझ प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? भैया शुद्ध और अशुद्ध वाला पीछा आपका छोड़ेगा नहीं, ये फ्री का नंबर देकर जाते हैं प्यारे भैया। किसका फ्री का नंबर देकर जाते हैं? निम्न में से किस शब्द में
शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। क्या प्यारे बच्चों पूछ रहे हैं? शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? शुद्ध मात्रा का मतलब समझ रहे हैं? मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, ये आपकी मात्रा है, ठीक, ये भी आपकी क्या है? मात्रा है, ठीक, ये भी आपकी क्या है? मात्रा है, और ये भी आपकी क्या है? मात्रा। ये भी आपकी क्या है? मात्रा है, और ये भी आपकी क्या है? मात्रा है, ये भी मात्रा है। आई प्यारे बच्चों, किसकी किसकी मात्रा देखिए, हम किसकी मात्रा लिखे, ये किसकी मात्रा होती है? ऐसे डंडा लगा रहता तो इसकी मात्रा दीर्घ आ की, ये किसकी मात्रा होती है? ठीक, ह्रस्व ई की, और ये किसकी मात्रा होती है? दीर्घ ई की, और ये किसकी मात्रा होती है? छोटे ऊ की, ह्रस्व ऊ की, ये किसकी मात्रा होती है? बड़े ऊ की, और ये किसकी मात्रा होती है? देखिए ऐसे री बनाते हैं ना, री में ऐसे कर देते हैं तो किसकी मात्रा होती है? री की, और ये किसकी मात्रा होती है? ए की, और ये किसकी मात्रा होती है? अ की। ठीक, तो हमसे लेकिन पूछा क्या उन्होंने पूछा निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। यानी इन चारों में से भैया एक ही शब्द होगा जिनमें से क्या होगी बाबू, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, एक ही होगा इन चारों आसन में से जिसमें शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ होगा। सबको देख कर लग रहा होगा, पहले में देखिए रेणु दिया है, ये 100% गलत होता है। जो ऑप्शन गलत होता है ना, उसको सबसे पहले देता है एग्जामिनर। एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, आपके दिमाग के साथ खेलता है। सबसे पहले रेणु दिया, सबको लगता है अरे सबको हम रेणु रेणु पुकारते तो रेणु में शुद्ध होगा। जी नहीं, ये रेणु एकदम गलत है, 100% ये भी गलत है प्यारे बच्चों। ठीक, अरे रेणु क्या होता है भाई? रेणु नहीं होता, जो आपका शुद्ध शब्द होता है ना, शुद्ध मात्रा किसमें प्रयुक्त हुई है? रेणु में। अब कैसे हुई है अभी मैं आपको करके बताऊं। रेणु का वर्ड विन्यास कर दीजिए। रा में क्या है देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी व्यंजन में क्या जुड़ा रहता है? आ, स्वर रहता है। ठीक, ठीक, रा में क्या है? आ है, लेकिन यहाँ आ नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ एक की मात्रा लगी हुई है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक की मात्रा लगी हुई है, तो ध्यान से सुनिएगा। रेणु शब्द आपका ना क्या शब्द है? मैं कह रहा हूँ यही वाला आपका शुद्ध है ना। अभी देखिए कैसे शुद्ध, देखिए रेणु शब्द आपका अंदर, रेणु शब्द बना कैसे? देखिए रा, और रा में किसकी मात्रा आ रही है? एक की मात्रा आ रही है। किसकी मात्रा आ रही है? एक की, यानी ए जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है? रा जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? ऊ जुड़ा हुआ है। इन्हीं के योग से आपके क्या बना? रा और ए मिलकर क्या, रा और ए मिलकर क्या बने प्यारे बच्चों? रे बन गया, और रा और ऊ मिलकर क्या बन गया प्यारे बच्चों? ऊ बन गया, तो क्या बन गया? रेणु। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या हो गया? रेणु हो गया। आई बात समझ में? अब जब आप किसी को रेणु रेणु का बुलाते हैं, रेणु अशुद्ध शब्द होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई बात समझ में? तो शुद्ध शब्द क्या होता है? रेणु होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? क्या होता है? रेणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करण निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? भाई इसको ध्यान से समझिए, उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन आपका आ गया। हम उस दिन आपको समझाए थे, उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन आपका आ गया। उच्चारण स्थान यानी हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन है भाई, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ठीक, हिंदी वर्णमाला में जितने भी व्यंजन है प्यारे बच्चों, वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, ठीक, उनका कुछ ना कुछ उच्चारण स्थान होता है। अगर आप क कहते हैं, ठीक, ख कहते हैं, ई कहते हैं, उ कहते हैं, तो वो भी उनका क्या है? उच्चारण स्थान। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कंठ तालव्य का मतलब समझिए, यानी इन चारों में से एक ऐसा वर्ड, दो ऐसे वर्ड होंगे जो दो दो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन में दो वर्ड हैं, तो कोई दो ऐसे होंगे जिनका उच्चारण स्थान कंठ भी होगा और तालु भी होगा। ठीक, कंठ तालु का मतलब ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण स्थान कंठ से भी हो और उसके साथ साथ किससे भी हो? तालु से भी हो। कंठ के साथ साथ तालु से भी हो। आई बात समझ में? यानी कंठ, हम उस दिन आपको बताए थे, कंठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ, यानी आ, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों? कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक, लेकिन हमसे सिर्फ कंठ नहीं पूछा, कंठ के साथ साथ किसका भी क्या पूछा है? तालब, यानी कंठ तालु, यानी तालु। तो तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों? ई, ठीक, च, छ, ज, झा, इया। ठीक, और क्या होता है? इया। यानी इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। ठीक, अब देखिए इसका भी दो स्वर है। ठीक, आ का, आ, का, खा, गा, घा, अंगा कंठ से, ई, चा, छ, जा, झा, इया किससे? तालु से। किससे प्यारे बच्चों? तालु से। देखिए तब कंठ और तालु को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक, कंठ, कंठ और तालु को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक, हमसे क्या पूछा है? इनमें से कौन कंठ तालव्य है? तो बताइए इसमें से कंठ तालव्य कौन है? अब बताइए, कहीं पे आपको ई दिख रही है? भाई ई तो कहीं है, ये नहीं है। ठीक, ना ही का, खा, गा, घा और अंगा है, ना तो ई है कहीं ऑप्शन में, और ना ही का, खा, गा, घा
अंगा है, और ना ही प्यारे बच्चों आ है, ना ही चा छा जा झा इया है। ये तो गड़बड़ हो गई। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ये जो आपका ए और आय है ना, ये कैसे बना है, इसको ध्यान से समझिए। ये जो ए है ना प्यारे बच्चों, ये कैसे मिलकर बना है, आ, ये संयुक्त स्वर है। क्या है, संयुक्त स्वर। तो आ और ई के मिलकर क्या बना है, ए बना है, ठीक। और जो आपका ये आय है ना, क्या प्यारे बच्चों, ये क्या है, ए है, और जो आपका आय बना है, क्या, ये आय जो है ना, आय, ये आय कैसे बना है प्यारे बच्चों, ये जो आपका, एक मिनट फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक समझ में आ जाए तब तक हम करेंगे। आई बात समझिए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, ध्यान से सुनेंगे। पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया है, ए और आई, क्या दिया है, ए और आई, ठीक। तो ए जो है ना कैसे मिलकर बना है, आ और ई से मिलकर हमारा क्या बना है प्यारे बच्चों, और ई से मिलकर क्या बना है, ए बना है, ठीक। और आई कैसे बना है, आई कैसे बना है, आ और ए से मिलकर हमारा क्या बना है, आई बना है। आ और ई से मिलकर क्या बना है, ए बना है, और आ और ए से मिलकर क्या बना है, आई बना है। तभी बताइए, ए आ और ई से मिलकर बना है, और यहाँ देखिए आ और ई है, यानी आ और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु, यानी ये का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। यहाँ देखिए आ है और यहाँ ए है, यहाँ आ है और कहीं आपको देखिए कहीं ए दिख रहा है, क्या, ए भी होता है, बात समझिए, ए, ठीक। तो यानी हमारा जो सही युग्म होगा कंठ तालव्य वाला, वो क्या होगा, कंठ और तालु से किसका उच्चारण करते हैं, ए और आई का करते हैं। आई बात समझ में, कंठ तालु से किसका उच्चारण करते हैं, ए और आई का करते हैं। आई बात समझ में। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है, कौन सा युग्म कंठ तालव्य, यानी इनमें से आ का खा गा घा अंगा, इनका उच्चारण किससे करते हैं, कंठ से करते हैं। ई चा छा जा झा यहाँ इसका स्थान किसे करते हैं, तालु से करते हैं। तो कंठ तालव्य हमारा क्या हो गया, ए और आई हमारा क्या हो गया, कंठ तालव्य होगा, ए और हमारा क्या हो गया, कंठ तालव्य हो गया। आई बात समझ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना कि अव का उच्चारण स्थान है, किसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है कि अव का उच्चारण स्थान, किससे प्यारे बच्चे पूछ रहा है कि अव का उच्चारण स्थान है, किसका उच्चारण स्थान, अव का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है अव का उच्चारण स्थान। अभी मैं आपको बताया कि अव का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, जो अव है ना, सबसे पहले जानिए किसका पूछ रहा है, अव का, यानी अव शब्द जो आपका अव वर्ण है ना प्यारे बच्चों, किससे मिलकर बना, पहले ये तो समझिए। जो अव होता है ना, संयुक्त स्वर होता है, ठीक, संयुक्त स्वर होता है। तो अव कैसे बना है, आ और ओ से मिलकर, किससे प्यारे बच्चों, आ और ओ से मिलकर क्या बना है, अव बना है, क्या बना है, अव बना है, ठीक। अगर मैं पूछे तो बताइए ओ किससे मिलकर बना है, ओ, तो आ और ऊ से मिलकर क्या बना है, ओ बना है। लेकिन हमसे पूछा है कि अव का उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों, किसका, अव का उच्चारण स्थान, ठीक। तो अव का उच्चारण स्थान है ना, अभी आपको बताया कि आ का खा गा घा और अंगा, ठीक। आ का खा गा घा और अंगा, इनका उच्चारण स्थान किससे करते हैं, हम कंठ से करते हैं, किससे करते हैं। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, कंठ होता है, ठीक। और जो ऊ होता है ना, कहते हैं आप कहिए ऊ ऊ ओ आओ, ध्यान से देखिए, आप नहीं कहते हैं ऊ ऊ, देखिए जब आप ऊ कह रहे हैं तो आपका पूरा होठ क्या हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है, ऊ ओ आओ, यानी प्यारे बच्चों तो जो ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो गया प्यारे बच्चों, ओष्ठ हो गया। आप ओ कह रहे हैं तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो पूछ रहा है अव का उच्चारण स्थान, तो अव किससे मिलकर बना है, अव, आ और ओ से मिलकर बना, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, कंठोष्ठ। तो अव का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। आई बात समझे प्यारे बच्चों, अव का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, ठीक। आशा करता हूं समझ में आया होगा। उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए आप, ठीक। ध्यान दीजिए, करें निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है, भाई स्पर्श संघर्षी आ गया। स्पर्श संघर्षी यानी जिनका उच्चारण करते समय मुंह का जो आप उच्चारण जब उसका करें तो मुंह के किसी ना किसी भाग को क्या करे, वो स्पर्श करते हुए वर्ड बाहर निकले, और साथ साथ उसे बोलने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़े, थोड़ा संघर्ष करना पड़े, यही तो होता है स्पर्श संघर्षी। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, करें निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अच्छा तो आप कर रहे हैं क, क्या कर रहे हैं क, तो नहीं लग रहा है जैसे का दिमाग में रखा कोई संघर्ष कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं च हा प। तो इनमें से बताइए कौन सा सही होगा, का वाला, चा वाला, हा वाला या पा वाला। स्पर्श संघर्षी इनमें से कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों, स्पर्श संघर्षी कौन सा आपका होता है, ठीक। स्पर्श संघर्षी हमारा कौन होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जो स्पर्श संघर्षी होता है ना,
एक का क्या होता है, हमारा जो का होता है क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। ठीक, का वाला हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, स्पर्श संघर्षी होता है। आई बात समझ में? तो का वाला हमारा क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, करें वा का उच्चारण स्थान है किसका प्यारे बच्चों, पूछ रहे हैं वा का उच्चारण स्थान, यानी किसका पूछ रहे हैं, वा, यानी वा कहां से उच्चारित होता है। जब आप कहते हैं वा, क्या कहते हैं, वा, नहीं कहते हैं वकुला। ठीक, क्या कहते हैं, वकुला। ठीक, वा, ठीक, वानर, नहीं कहते हैं वानर, यानी वा का उच्चारण स्थान से पूछा। जब आप वा करें, क्या करें प्यारे बच्चों, वा, नहीं कहते हैं वाह, वाह कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा भाग आपके मुंह को स्पर्श कर रहा है, कहां से ये ध्वनि उच्चारित हो रही है। जब आप वाह कर रहे हैं, ठीक, जब आप वाह कहेंगे झटके में, देखिए तो कहीं न कहीं आपकी जो जिह्वा है ना, आपके दांत को क्या कर रही है, टच कर रही है। देखिए जब कहिए, फिर से कहिए, आप कहिए मेरे साथ, कहिए वाह। ठीक, वाह, जैसे लग रहा है कि दांतों को क्या कर रही है, टच करके आ रही है। और जब आप वाह कर रहे हैं तो आपके होठ जो है पूरी तरह मुंह क्या हो जाने हैं, वाह वाह। देखिए होठ आपका है और दंत, ठीक, तो वाह का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ठीक, क्या होता है, दंतोष्ठ होता है भाई। तो ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान होता है, ओष्ठ से किसका उच्चारण करते हैं प्यारे बच्चों, पावर का। ठीक, पावर में कौन कौन से आ जाएंगे, पा, पा, ठीक, पा के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, पा के बाद आपका आता है, ध्यान दीजिए, पा के बाद क्या आता है आपका, पा के बाद आता है आपका फा। ठीक, फिर क्या आता है, बा। ठीक, फिर क्या आता है, भा, और क्या आता है, मा। तो ओष्ठ से किसका उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का करते हैं, पा, फा, बा, भा, और माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है। और दंत से किसका करते हैं, सिर्फ दंत से पूछे तो क्या बताए थे, ला। ठीक, ला, ठीक, और ता वर्ग, यानी ता, था, दा, ठीक, धा, और ना। हम इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था कि वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत और ओष्ठ होगा। आई बात समझ प्यारे बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ से अनार वाला। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, किसका उच्चारण स्थान इन्होंने पूछा हमसे, पूछ रहे हैं कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा का उच्चारण स्थान अभी आपको मैं समझाया, जो फा होता है ना, कैसे बोलते हैं आप, कहिए फा, फा, पा, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। जब आप कह रहे हैं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपके होठ जो हैं, ऊपर का होठ नीचे के होठ को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ध्यान से देखिए, कहिए मेरे साथ, पा, फा, बा, भा, मा। तो पा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया भाई, क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक, और तालु का भी मैं बताया, कंठ का उच्चारण स्थान, कंठ से किसका उच्चारण करते हैं, आ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। का का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। खा का उच्चारण स्थान कंठ, गा का उच्चारण स्थान कंठ, घा का उच्चारण स्थान कंठ, और अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आई बात समझ में। ठीक, आई बात समझ। तो फा का उच्चारण स्थान क्या हो गया प्यारे बच्चों, ओष्ठ। कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, सा वाला। तो फा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक, गलती हो गई, देखिए आई बात समझ में, क्या हो गया हमारा, गलती नहीं होगी, सही हो गई, मुझे मिस्टेक हो गया पढ़ने में। ठीक, तो फा का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। आई बात समझ में। ध्यान दीजिए, करें निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे, ऊष्म व्यंजन भाई। ऊष्म यानी जिससे बोलने में या जिससे पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़े और गर्मी का आभास हो। आप जब उसका उच्चारण स्थान करें तो क्या हो, गर्मी हो। जैसे आप कहिए, देखिए पहला ये ऑप्शन हमारा क्या है, सा है। क्या पूछ रहा है, ऊष्म व्यंजन नहीं है पूछ रहा है भाई, नहीं है। देखिए गलती हो गई, ऊष्म व्यंजन नहीं है, पहले इसको अंडरलाइन करिए, ऊष्म व्यंजन नहीं है। यानी यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ही होगा जो ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। हम आपको बताए थे कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ना, ऊष्म का मतलब, ऊष्मा का मतलब क्या होती है प्यारे बच्चों, गर्मी। अर्थात जिसे बोलने में गर्मी का एहसास हो, किसका एहसास हो, थोड़ी गर्मी का, यानी गर्म वायु आपके मुख से बाहर निकले, वही तो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है, इन ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, स, श, श, और हाँ। अब इनका नाम भी आपको बता दें, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं तालव्य सा, इसे मूर्धन्य सा, इसे दंत सा, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा, इनमें से ऊष्म व्यंजन है, बताइए ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन
नहीं है। निम्न में से उष्म व्यंजन नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपको अच्छा नहीं दिख रहा है? सा तो है उष्म व्यंजन। मूर्धन्य सा भी उष्म व्यंजन है। फिर दंत सा, ये भी उष्म व्यंजन है। लेकिन जो हमारा रा होता है ना, यही हमारा उष्म व्यंजन नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक, हमारा जो ऑप्शन सही होगा, क्या कौन सा सही होगा? दा फार दवात वाला, दा फार दवात वाला। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो निम्न में से उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? दा नहीं है। और उष्म व्यंजन है कौन कौन से? श और हा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सही है भाई? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही है? माने इन चारों में से एक ही सही होगा। इन चारों में से क्या होगा? एक ही सही होगा। इन चारों में से क्या होगा प्यारे बच्चों? एक ही सही होगा। कि निम्न में से कौन सा सही है? कह रहे हैं ढा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। आप लोग बताइए, क्या ढा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है प्यारे बच्चों? आप लोग बताइए, ढा और ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, सही है या गलत है? फिर अगला क्या कह रहा है? कह रहा पहला तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। पहला तीसरा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। हम आपको क्या समझाए थे कि प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। कह रहे ढा ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी हैं। अभी आपको क्वेश्चन आया था कि चा छा जा क्या होते हैं? अर्थात जिसे बोलने में क्या करे? आपके बोलने में उसका उच्चारण करते वक्त थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, और जब आप उसका उच्चारण करें तो आपके मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वह वर्ड बाहर निकले। ठीक ठीक, कौन सा हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो बताइए, करें चा छा जा स्पर्श संघर्षी हैं या यार अलावा उष्म वर्ण? पहले इसको देखिए, यार अलावा उष्म वर्ण है भाई। अभी मैं आपको बताया कि यार अलावा जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं, ना कि उष्म होते हैं। आई बात समझ? यार अलावा क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। यानी ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा। करा चा छा जा झा क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। चा छा जा झा क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो हमारा कौन सा आसन सही हो गया? सा वाला। आई बात समझ में? और जो आपका जो महाप्राण होता है प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और यार अलावा जो होते हैं ये अंतस्थ होते हैं। लेकिन जो चा छा जा झा होता है प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या होता है? स्पर्श संघर्षी होता है। तो हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? सा वाला। आई बात समझ प्यारे बच्चों? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? सही शब्द का मतलब प्यारे बच्चों शुद्ध। किसकी वर्तनी शुद्ध है? इन चारों शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी क्या है? शुद्ध है। आई बात समझ में? इन चारों शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कभी भी जब आपको वर्तनी वाला सवाल आए ना, तो आप इसकी क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों? संधि कर लीजिए। क्या कर लीजिए? संधि कर लीजिए। ठीक, इसकी क्या कर लीजिए? संधि कर लीजिए। तो परीक्षा की संधि जब आप करेंगे तो क्या ऐसे होगा? परिधन छा। कभी ऐसे सुने हैं कि परीक्षा संधि विच्छेद ऐसे होता है? जी नहीं। यहाँ दिया परीक्षा। अच्छा, ये परीक्षा परधन। ठीक, परधन इच्छा क्या बन रहा है यहाँ पे? इच्छा। ये सही आपका? जी नहीं। हमारा जो शुद्ध शब्द होता है ना, वो क्या होता है? परीक्षा। कहीं भी आप देखेंगे तो क्या लिखा रहता है? परीक्षा। अरे भाई हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए? परीक्षा देने के लिए ना। परीक्षा देंगे, पास होंगे, ठीक, और एक दिन अच्छे नागरिक बनेंगे, हमको नौकरी लगेगी, अपने माँ बाप के सपनों को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो शुद्ध शब्द हमारा क्या होता है? परीक्षा। और आज आपको एक बात बता दूं, सीक्रेट बात बता दूं प्यारे बच्चों, कि परीक्षा को परीक्षा क्यों कहा जाता है? आई बात समझ में? परीक्षा का नाम सुनते किन लोग बुखार आ जाता है। बुखार नहीं आना चाहिए। अगर आप अच्छे से तन मन धन से तैयारी किए हैं तो परीक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। सुने ना, कहा जाता है कि जो पानी से नहाते हैं सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं एक दिन इतिहास बदलते हैं। आई बात समझ में? कि जो पानी से नहाते हैं सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं एक दिन क्या करते हैं? इतिहास बदलते हैं। आई बात समझ में? परीक्षा को परीक्षा इसलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों ना, इसका अर्थ ही होता है परधन इच्छा। परधन इच्छा। पर मतलब दूसरे की, इच्छा मतलब इच्छा हो, अर्थात जिसमें आपकी स्वयं की इच्छा ना हो, दूसरे की इच्छा हो। किसकी इच्छा हो? दूसरे की इच्छा हो। हमारी क्या होती है? परीक्षा होती है। आई बात समझ में? ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा। तो हमारा कौन सा शुद्ध शब्द है? बा वाला। ठीक, कह रहे उपकार का विलोम है भाई। उपकार का विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत। विलोम का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? विपरीत
विलोम का अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों? विपरीत। क्या हो गया? विपरीत, यानी विपरीत का मतलब उल्टा, विपरीत का मतलब उल्टा। तो विलोम का अर्थ क्या हो गया? विपरीत या उल्टा। किसका पूछा है? उपकार। सबसे पहले जाने उपकार होता है क्या भाई? उपकार क्या होता है? नहीं कहते अरे मैं आपकी मदद करके आपके ऊपर क्या कर रहा हूँ? उपकार कर रहा हूँ। उपकार मतलब किसी का भला करना भाई। उपकार मतलब क्या होता है? भलाई करना, किसी के ऊपर उपकार करना, किसी की क्या करना? भलाई करना। आई बात समझ में? लेकिन हमसे उसका अर्थ नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या निंदा होता है? बताइए आप लोग। किसी के उपकार करें तो क्या उसकी निंदा करें? जी नहीं। उपकार करें तो क्या किसी की उपकार करें, किसी को क्या उसकी बुराई करें? जी नहीं प्यारे बच्चों। कि उपकार करें तो अपकर्ष करें? नहीं। उपकार का जो विलोम होता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? अपकार होता है। क्या होता है उपकार का विलोम? अपकार होता है। तो हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? दा से दवात वाला। हमारा कौन सा आसन सही हो जाएगा? दा वाला। ठीक। तो उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। ठीक। आज होता है निंदा। निंदा का विलोम क्या होता है? किसी की आप स्तुति करते हैं। स्तुति करना मतलब उसको सम्मान देते हैं। ठीक। स्तुति करना। ठीक। यानी इसकी स्तुति क्या करेंगे? निंदा करेंगे। ठीक। ये फिर देखिए अपकर्ष दिया है। अपकर्ष किसका विलोम होता है? उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो उपकार का विलोम हमारा क्या हो गया? उपकार का विलोम। ठीक। उपकार का विलोम हो गया अपकार। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? दा वाला। ठीक। करें ऐश्वर्य का विलोम है। भाई ऐश्वर्य होता क्या? पहले ये तो पता चले कि ऐश्वर्य का विलोम या विपरीत या उल्टा होता है। तो ऐश्वर्य का विलोम पूछा, ऐश्वर्य का उल्टा पूछा। ऐश्वर्य क्या होता है भाई? नहीं कहते हैं भाई उनके ऊपर तो ईश्वर का धन 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 धान्य और ऐश्वर्य की कृपा हो, यानी जिसके ऊपर ईश्वर की क्या हो जाती है? कृपा हो जाती है, उसको क्या प्राप्त हो जाता है? ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में? ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐश्वर्य का मतलब अर्थात ईश्वर की कृपा। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई वो क्या हो गया? ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो गया। तो ऐश्वर्य का हमसे क्या पूछा है? विलोम पूछा। तो ऐश्वर्य का विलोम वैभव होगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत। दरिद्रता नहीं। दरिद्रता मतलब तो क्या होती है प्यारे बच्चे? आप बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, यानी तो दरिद्रता का विलोम क्या हो गया? धनी हो गया। ठीक। धन आप दरिद्र हो गए तो दरिद्रता का मतलब क्या हो गया? दरिद्रता का विलोम अगर पूछे तो दरिद्रता का तो क्या हो जाता है? धनवान हो गया। दरिद्रता का क्या हो गया? कि कोई व्यक्ति दरिद्र है तो कोई क्या है? धनवान है। दरिद्रता का क्या हो गया? धनवान। लेकिन हमसे पूछा क्या कि ऐश्वर्य का विलोम क्या है? तो ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है? अनैश्वर होता है। क्या होता है? अनैश्वर होता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। करें ओजस्वी का विलोम है, यानी ओजस्वी का उल्टा, ओजस्वी का विपरीत। ओजस्वी का उल्टा या ओजस्वी का विपरीत क्या होता है प्यारे बच्चों? ओजस्वी का विलोम, ओजस्वी का उल्टा या ओजस्वी का विपरीत क्या होता है? करें निस्तेज। निस्तेज होता है क्या प्यारे बच्चों? नहीं। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। आप ध्यान से बताइए, कायर होता है या आलसी होता है या फिर भीरू होता है? तो बताइए कायर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? डरपोक होता है। तो कायर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? डरपोक होता है। तो कायर का अगर कोई आपसे पूछे कि कायर का अर्थ क्या होता है? डरपोक होता है। तो कायर का विलोम क्या होता है? अर्थात जो कायर हो, अर्थात कायर का विलोम क्या होता है? निर्भीक। क्या होता है? निर्भीक। अर्थात जिसे किसी का डर ना हो, जो एकदम क्या हो? निर्भीक हो। तो कायर का विलोम क्या होता है? निर्भीक होता है। कि हमसे पूछा क्या है? ओजस्वी का विलोम। यहाँ देखिए दिया है आलसी। तो आलसी का विलोम या उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई आलसी होता है तो कोई क्या होता है? बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। ठीक। जो बहुत ज्यादा क्या होता है? परिश्रमी होता है। लेकिन हमसे किससे पूछा है कि ओजस्वी का विलोम? हमसे किसका पूछा है? ओजस्वी का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों? निस्तेज होता है। क्या होता है? निस्तेज होता है। आई बात समझिए हमारा कौन सा संशय हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। आई बात समझिए प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन। करें हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मतलब अक्षरों की संख्या। पूछ रहे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं और वर्णमाला कहते किसे? आपको उस दिन समझाए थे कि वर्णमाला यानी वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। सुव्यवस्थित का मतलब का के बाद क्या आना चाहिए? खा आना चाहिए, गा आना चाहिए, घा आना चाहिए और अंगा आना चाहिए। ना कि का के बाद, ना कि का के बाद ना आ जाए, ना दा आ जाए। ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। ये हमारा सुव्यवस्थित है। यानी का के बाद क्या है? खा है। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हमसे वर्णमाला किसे कहते हैं नहीं पूछा है। हमसे पूछा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। भाई पूरी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। पूरी वर्णमाला को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? एक स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। एक क्या होता है? स्वर होता है और एक
व्यंजन होता है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। हमसे पूछा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है, 52 यानी 52 होती है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 52 होती है। आई बात समझ में? ध्यान दीजिए, वर्ण का अर्थ ही अक्षर होता है, ठीक। कह रहे संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है मोस्ट, इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से। कह रहे संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। सबसे पहले जानिए संयुक्त किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, संयुक्त किसे कहते हैं, अर्थात कोई ऐसा व्यंजन जो दो वर्णों के योग से मिलकर बना हो, जिसमें दो वर्ण क्या हो, युक्त हो। जिसमें कितने वर्ण युक्त हो, कम से कम दो वर्ण क्या हो, युक्त हो। संयुक्त मतलब साथ में युक्त हो, साथ में जुड़े हुए हों। आई बात समझ में? तो कह रहे हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या है। प्यारे बच्चों, जो हिंदी वर्णमाला होती है ना, इसमें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, छत्र, त्र, ज्ञ और श्रा। इन्हीं चारों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हीं चारों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे संयुक्त कहते हैं। देखिए छा हमारा कैसे बना है, का, ठीक, श, ठीक, और आ, इससे मिलकर हमारा क्या बना है, छत्र बना है। इससे मिलकर हमारा क्या बना है, छत्र बना है। आई बात समझ प्यारे बच्चों, इससे मिलकर क्या बना है हमारा, छत्र बना है, ठीक। और ता कैसे बना है हमारा, त्रा, ता, ठीक, रा, और आ से मिलकर हमारा क्या बना है, त्रा बना है, ठीक। और ज्ञा कैसे मिलकर बना प्यारे बच्चों, जा, ठीक, इया, ठीक, और आ से मिलकर क्या बना है हमारा, ज्ञा बना है। बात समझिए प्यारे बच्चों, ठीक। जा, इया और आ से मिलकर क्या बना हमारा, ज्ञा बना है, ठीक। श्रा कैसे बना प्यारे बच्चों, शा, रा, और आ से मिलकर क्या बना है हमारा, श्रा बना। इसलिए इन चारों को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, देखिए 1 2 3 4। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ये बात समझ में आई, बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, स वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, स वाला, ठीक। आगे देखते हैं, करें हंस पद का चिन्ह है प्यारे बच्चों। आप चिन्ह तो जानते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करना भी जानते हैं। आई बात समझ में? आप चिन्ह तो जानते हैं, हमसे पूछ कर रहा है हंस पद का चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग करना भी जानते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानते कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। जब बस आप इंग्लिश जानते हैं, आप इसे क्या कहते हैं, ये तो कामा लग गया, क्या कहते हैं, कामा। इसे क्या कहे कि ये तो क्या हो गया, पूर्ण विराम हो गया। इसे क्या कहेंगे कि संबोधन का चिन्ह है। उसी तरह पूछ रहा है कि हंस पद का चिन्ह है, हंस पद का चिन्ह है। तो इसमें जो हंस पद होता है ना प्यारे बच्चों, ये ए वाला होता है, ठीक। और इससे क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, ये तो हमारा कौन सा चिन्ह है, ये हमारा प्रश्नवाचक है। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसका बोध कराता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन हमसे क्या पूछा, हंस पद का चिन्ह। तो हंस पद का चिन्ह क्या है, ए वाला हंस पद। इसका प्रयोग आप कब करते हैं, जैसे आप कोई शब्द लिखते हैं कि राम, ठीक, जाता है, राम जाता है, ठीक। आप बीच में छोड़ भूल गए कि कहाँ जाता है राम, तो आपने इसे लगा देते हैं, इसे लिख देते हैं कि राम घर जाता है। कहाँ जाता है, राम घर जाता है। यानी इसका प्रयोग किसके लिए किए, घर के लिए करके, बीच में घर छूट करके राम कहाँ जाता है, राम घर जाता है। तो इसी चिन्ह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हंस पद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, आज इसका नाम जान जाइए, इसे हंस पद चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अर्ध समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध यानी ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुंह आधा क्या हो, बंद रहे। अर्ध का मतलब आधा, समृद्ध मतलब बंद रहे, मतलब पूरी तरह से बंद ना रहे, आधा बंद रहे। अर्ध समृद्ध का मतलब क्या होता है, जिसका उच्चारण करते समय मुख, आपका मुंह जो है क्या रहे, आधा। समृद्ध का मतलब क्या होता है, बंद रहे, आधा क्या रहे, बंद रहे। जिसका उच्चारण करते समय आपका मुख क्या रहे, आधा बंद रहे, आधा बंद रहे, उसे क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध कहते हैं। आप कहिए ए, ओ, ए, औ, ई, आ, ठीक। तो इनका उच्चारण जब कर रहे हैं, तो किसका उच्चारण ऐसा कर रहे हैं, तो आपका मुख क्या है, बंद हो जा रहा है, थोड़ा बहुत खुला और पूरा क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। बात समझ प्यारे बच्चों। तो हमारा कौन सा आसन सही होगा कि अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा होते हैं हमारे, जो ए और औ होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। आई बात समझ में, ए और औ हमारे क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन करेक्ट, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, यानी इन चारों शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कंठ ध्वनि का सही प्रयोग किया गया है। तो कंठ ध्वनि का मतलब समझ नहीं, क्या कर रहे हैं, कंठ ध्वनि का मतलब जिसका उच्चारण किससे किया जाता हो, कंठ से किया जाता हो। किससे किया जाता हो,
कंठ से। तो कंठ का उच्चारण, कंठ से हम किन किस वर्णों का उच्चारण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आ, का, ख, ग, ठीक, घा और अंगा, यानी इन छहों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द आपको दिख रहा है जिनमें ये तीनों शब्द आ जा रहे हैं, जिनमें इनमें से जितना शब्द दिया है, इनमें से जितना शब्द दिया है प्यारे बच्चे, जितना शब्द दिया है इनमें से सब शब्द किस ध्वनि में आ जा रहे हैं, कंठ ध्वनि का प्रयोग किस ऑप्शन में है। देखिए देखिए, कुर्सी, क्या कुर्सी में कहीं पे है आपको कंठ ध्वनि, देखिए का तो है लेकिन कहीं सा है दिख रहा है, कहीं सा है नहीं, तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। मेज आप कर रहे हैं, मैं बताइए इसमें कहीं माँ और जा दिख रहा है, नहीं, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दवात, देखिए दवात, कहीं पे दा वा और ता दिख रहा है, देखिए यहाँ देखिए दा वा और ता, इसमें से कहीं दिख रहा है, नहीं, सिर्फ किसमें दिख रहा है, खड़क। देखिए यहाँ पर खा और यहाँ पर क्या है, खा, यहाँ पर अंगा, यानी यहाँ पर क्या है, अंगा, ठीक, और यहाँ पर का और यहाँ पर का, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़क, ठीक। तो कंठ ध्वनि का सही प्रयोग कहाँ हुआ है, किस शब्द में हुआ है, खड़क में, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा। आई बात समझ में, सा वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन करें, वर्ण ला का उच्चारण स्थान है, ठीक, वर्ण ला का उच्चारण स्थान है। एक दिन में आपको जितने भी व्यंजन होते हैं, ठीक, उन सब का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों एक दिन एक साथ आपको लिखवा दूंगा। तो उसको लिखवाने के साथ साथ उसको याद करने की आपको ट्रिक भी बता दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा उच्चारण स्थान वाला जो आपसे गलत हो। बस आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है, फोकस करने की बात है और समझने की बात है। आई बात प्यारे बच्चे समझ में, एक दिन पूरा सभी व्यंजनों का, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या कर दूंगा, आपको लिखवा दूंगा। आई बात समझ में, करें वर्ण ला का उच्चारण स्थान है भाई, ला। आप जब करें ला ला तो बताइए क्या क्या हो रहा है आपके मुख में, कौन कौन सी क्रियाएं घटित हो रही है, कौन से मुख के किस भाग को टच करके ला निकल रहा है। देखिए ला ला ला, जब ला कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दांत जो है आपको जीवा को कहीं ना कहीं जाकर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ला का उच्चारण क्या हो गया प्यारे बच्चों, दंत हो गया। क्या हो गया, दंत हो गया। और कंठ का उच्चारण स्थान अभी आपको बताए हैं। तालु का उच्चारण स्थान देख ले, तालु से किसका उच्चारण स्थान होता है प्यारे बच्चों, छोटी ई यानी हरस ई जिसे आप कहते हैं, च छ जा झा और इया, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, ठीक। और ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, ओष्ठ से किसका किसका करते हैं, पा फा बा भा और मा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और तालु तालब किसका उच्चारण स्थान है, छोटी ई च छ जा झा और इया, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। लेकिन हमसे पूछा क्या कि वर्ण ला का उच्चारण स्थान, तो वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या हो गया प्यारे बच्चों, दंत। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया प्यारे बच्चों, बा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बा का उच्चारण स्थान क्या होता है, बा वाला ऑप्शन सही होगा। ला का उच्चारण स्थान क्या होता है, ला का उच्चारण स्थान दंत होता है। आई बात समझिए प्यारे बच्चों। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन प्यारे भैया, आज हमने सेंचुरी लगा दी। आज हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। आज हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी के 100 क्वेश्चनों को हम आज क्या कर लिए, पढ़ लिया। 100वां क्वेश्चन हमारी स्लाइड पे हमारे सामने दिख रहा है, ठीक। करा सा का उच्चारण स्थल है भाई। अब किसका पूछ लिया उसने, सा का। तो पहले आप मुझे बताइए, सा जो होता है वर्णमाला में, सा का उच्चारण स्थान के साथ साथ ये भी बताइए कि सा को और किस नाम से जाना जाता है, कौन सा व्यंजन कहते हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि सा को और कौन सी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इन 100 क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं मैं आपको कई बार बताया हूं कि सा को और किन नामों से जाना जाता है, ठीक। अगर आपको याद होगा सा को किन नामों से जाना जाता है और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप जरूर बताएंगे, ठीक। सा को जानते हैं, मैं क्या बताता है, जो सा होता है ना, चाहे सा हो गया, चाहे ए वाला सा हो गया, चाहे ए वाला सा हो गया और चाहे हा हो गया, इन्हीं चारों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं चारों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं प्यारे बाबू, प्यारे भैया, इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या कि सा का उच्चारण स्थान क्या। अरे भाई मैं बार बार आपको चिल्लाता हूं, इस सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा। क्या कहते हैं, तालव्य सा। इस सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा। इस सा को क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा। क्या कहते हैं,
मूर्धन्य सा। और इस सा को क्या कहते हैं? दंत सा। क्या कहते हैं? दंत सा। तो बताइए सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य यानी तालु है। क्या है? तालु है। तालु गलत लिखा, तालु ऐसा रहेगा। ठीक, तो सा का उच्चारण स्थल क्या है? तालु है। आई बात समझ में? ठीक, दंत से किसका उच्चारण कसते हैं प्यारे बच्चों? दंत से ना किसका उच्चारण कसते हैं? ता, था, दा, धा और ना, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ठीक, और ओष्ठ का किससे कर? ओष्ठ में कौन कौन आ जाएंगे? अभी आपको बताया था कि पा, फा, बा, ठीक, भा और माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो आई बात समझ प्यारे बच्चों? आशा करता हूं 100वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलिए। कब तक अपने माँ बाप के कंधों पर जिएंगे? याद रखिएगा कि भगत सिंह की 2 पंक्तियां मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको भी सुनाऊं। ध्यान दीजिएगा कि जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है। जिंदगी अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आई बात समझ में? जिंदगी अपने कंधे पर जी, आप लोग जिए, ठीक है, दूसरों के कंधों पर नहीं, क्योंकि दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजा उठाया जाता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? भगत सिंह ने कहा था कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था सभी लोग अंग्रेजों से क्या हो गए थे? पूरी तरह से त्राहिमाम हो गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या करना चाहते थे? 200 सालों तक प्यारे बच्चों हमारे ऊपर वो शासन किए। ठीक, जो कभी भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उनके समय में हम लोग क्या बन गए थे? भिखारी बन गए थे। आई बात समझ में? हमारे ऊपर अंग्रेज 200 सालों तक शासन किए। तो भगत सिंह ने सबको प्रेरित करने के लिए, सभी भारतवासियों को मोटिवेट करने के लिए कहा था कि जिंदगी अगर जीना है तो डट कर जियो, लड़ कर जियो, झुक कर नहीं जियो। आई बात समझ में? जिंदगी अपने कंधों पर जियो, क्योंकि जिंदगी अपने कंधों पर ही जाती है, दूसरों के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जय हिंद। आज के साथ, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को क्या करता हूं? विराम देता हूं। शुभ रात्रि प्यारे बच्चों।